सर हाँ, आज हम लोग 3D अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका वेक्टर समाप्त हो चुका है और 3D इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका स्ट्रेट लाइन याद आ जाएगा। टोटल सब बहुत सारा स्ट्रेट लाइन का चीज़ है, सेक्शन फार्मूला वगैरह सारा। बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका वेक्टर से। हर वक्त ये क्या है कि हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो कार्टेशियन, आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन का जो पढ़े होंगे, जो पढ़ाए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको, वो हम लोग कार्टेशियन फॉर्म से पढ़ते थे जिसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व रहता था। अब क्या करेंगे, इसमें जब भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, प्लेन का इक्वेशन पढ़ेंगे, मोस्टली यही दोनों चैप्टर पढ़ना है, खास करके प्लेन पढ़ना है। तो इसमें क्या रहेगा कि हम लोग प्लेन का इक्वेशन तो जानेंगे बट अब सब क्या सीखेंगे कि हम लोग वेक्टर के फॉर्म से सीखेंगे कि अच्छा वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। इसीलिए हम लोग वेक्टर बहुत अच्छा समाप्त कर चुके हैं। ये आईएससी के भी पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका जेई एडवांस, जेई मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये हम जो पढ़ा रहे हैं ये चौथा चैप्टर चल रहा है आपका। तो आपका क्या है कि डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, वेक्टर और 3D एडवांस से 8 क्वेश्चन पूछेगा आपका। 8 क्वेश्चन रहेगा, 8 क्वेश्चन आपको वेक्टर में दिखाएगा। कितना आसान क्वेश्चन रहता है, आप हल्का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका बन जाएगा। एडवांस में 8 क्वेश्चन पूछता है और क्या करता है, वेक्टर और 3D से 5 क्वेश्चन मिनिमम पूछता है। 5 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। इवन कि हम देखें हैं कि 7-7 क्वेश्चन तक पूछा है वेक्टर 3D से। और वेक्टर 3D ऐसा नहीं कि वेक्टर पढ़नी है तो 3D, वेक्टर पढ़नी है तो 3D समाप्ति है, बस हिंट देने का जरूरत रहता है। समझ गए? तो 7 क्वेश्चन इवन, लेकिन 5 तो मिनिमम पूछता ही। और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से आपका 3 क्वेश्चन एडवांस का रहता ही रहता है। और चारों चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है, कुछ ज्यादा खास करके याद करने वाला नहीं। मैट्रिसेस सिर्फ थोड़ा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह याद करने के लिए, वेक्टर वगैरह ये सब प्रैक्टिस करने का चीज है। जितना ज्यादा आप वेक्टर को प्रैक्टिस कीजिए उतना ज्यादा आपका ये हो जाएगा। और ये सब थियोरेटिकल रहता है, बहुत आसानी से इसका प्रॉब्लम भी बनता है। अब देखिए बताते हैं कि एडवांस हम लोग के आसान क्यों, कि आसान तो नहीं बोला जा सकता बट प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा से हो जाएगा। एडवांस का हिस्ट्री क्या है कि वो अभी तक 35% से एबव उसका कट ऑफ गया ही नहीं है। इतना अगर 35 to 40 अगर % आप एग्जाम में ला देते हो तो इसके मतलब क्या होता है कि आपका एडवांस सिलेक्शन हो जाएगा और आईआईटी कहीं न कहीं कॉलेज को मिल जाएगा। ऐसे तो आप और बेस्ट कीजिए, लेकिन इतना मिनिमम, इससे ज्यादा कभी कट ऑफ इसका नहीं गया है। समझ गए? इसी तरह जेईई मेंस का 40 to 45% लेते आ जाइए। समझ गए बात को? तो हर एक क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं रहता है। आप वो चैप्टर को ज्यादा पकड़ बना ले जिस पर आपका बहुत अच्छा पकड़ बना हुआ है। वेक्टर आप अगर हमसे पढ़ लिए होंगे तो आपको तो पता चल गया हो कि कैसा वेक्टर होता है। कुछ है ही नहीं वेक्टर में, अगर अच्छा से प्रैक्टिस है, आपका पढ़ा हुआ सब कुछ है और ज्यादा कुछ याद भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बता चुके हैं, आप रिविजन के फॉर्मेट बना लिए, कैसे कैसे रिविजन करना है, क्या कैसे करना है। थोड़ा सा मेहनत करना होगा। समझ गए? आप बिना मेहनत करे काम नहीं चलने वाला है। आपको 6-7 घंटा का इवन रूटीन बना लीजिए कि हाँ। और क्या कि अगर मान के चलिए कि मेरा वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा जाता है तो आप पर डे का रूटीन बना लो ना कि मुझे 1 ही घंटा पढ़ना है। अब क्यों, मान चलिए मेरा 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट करता है तो आप पर डे बना लो 1 घंटा का वीडियो पढ़ना है। देखो यार, कम टाइम में ज्यादा बेस्ट से बेस्ट तरीका से पढ़ाना है और टाइम भी बहुत कम है तो थोड़ा सा मेहनत ही ज्यादा करना पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आज के बाद आपको पता है कि 2-2 सुबह शाम का शिफ्ट चलने वाला है क्लास का। तो अगर हम मेहनत बढ़ा रहे हैं तो आप भी मेहनत बढ़ाओ। यार कम टाइम में अच्छा से अच्छा पढ़ाई देना है। समझ गए बात को? क्योंकि फॉर्म तो आईएससी का भरा ही रहा ना, भरा गया ना फॉर्म। और तो एग्जाम पर ज्यादातर मोस्टली टाइम है कि मार्च तक तो एग्जाम ले ही लेगा, ज्यादा ज्यादा करेगा तो अप्रैल डिले करेगा। इससे ज्यादा सरकार नहीं करने वाला। सरकार के अनुसार ऑनलाइन क्लास चल रहा है, सही पेपर में दे रखा था 6 महीना में कोर्स को समाप्त कर देना है। समझ गए? तो आप अपना पढ़ाई का तरीका बदल लीजिए। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चांस नहीं है। बस 7 से 8 घंटा घर पर आराम से पढ़ सकते हो यार, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते हो। जिसके जो पढ़ना हम तो सबके लिए पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि बस एडवांस के लिए पढ़ाते हैं। आपको मना कर देते हैं बाबू यहाँ के बाद आप मत पढ़ो, अगर एडवांस के लिए नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। आप जहां तक आईएससी के लिए आप टिक आउट कर लो ना, आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आप टिक आउट कर लो कि अच्छा ये टॉपिक आईएससी के लिए, यही टॉपिक हम टीचर से क्या करेंगे तो पढ़ेंगे। समझ गए? आपको कौन बोला उतना पढ़ने के लिए? हम तो हर एक लेक्चर में आपको मना किए, हर एक चैप्टर में मना किए, 3 चैप्टर अभी तक पढ़ाए हैं उसमें मना किए कि बाबू मत पढ़ो आगे। हाँ, और आपका इच्छा, आप अगर एडवांस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो आप अपना एक क्या काम कीजिए कि आप एक प्लानिंग बना लीजिए। आप लोग भी अच्छा सुनिएगा कि एक क्या कीजिए, आप लोग प्लानिंग बना लीजिए कि कैसे कैसे अपने को, जैसे 5-6 महीना भी टाइम है हम लोग पास पढ़ने के लिए। समझ गए? अब अपने को ये भी बहाना नहीं मार सकते। अब पता है कि ऑनलाइन कोर्स खत्म कराना है अब, क्योंकि ऑफलाइन में क्लास फिलहाल तो हमको नहीं लगता कि स्टार्ट होने जा रहा है। 70-80 हज़ार जहां कोरोना पॉजिटिव जा रहा। तो आप एक क्या कीजिए, एक प्लानिंग बना लीजिए कि अपने को 5 महीना 4 महीना 6 महीना जो भी टाइम है, ज्यादा से ज्यादा आप फरवरी तक टाइम ले सकते हो, क्योंकि फरवरी में तो एग्जाम नहीं ही लेगा।
समझ गए। ऐसे तो हर साल फरवरी में होता था ना, फरवरी में तो नहीं लेगा बट मार्च अप्रैल तो मान के चल रहे हैं कि ले ही लेगा, लेकिन फिर भी हम लोग तो आपका मंथ जो है क्या बच गया, सितंबर अगस्त में आज कितना तारीख हो गया, 23। तो अगर हम मान चलिए कि अगस्त गया, हटाइए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 6 महीना। तो आप 6 महीना का आप चार्ट तैयार कर लीजिए कि पर डे हमको 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। आप अपने अनुसार, आपको एडवांस के लिए करना है तो थोड़ा 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, अगर आईएएस के लिए पढ़ना है तो 5-6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। आपको ये भी पता है कि अपने को ऑनलाइन कोर्स खत्म करना है, तो दूसरा बहाना भी नहीं मार सकते मेरा आंख दर्द दे रहा, मेरा आंख में पेन हो रहा। अब जो भी बहाना मार रहे हो अपना करियर के साथ आप खिलवाड़ करोगे। अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम रहता तो अपना ग्लास ले लो, चश्मा पहन लो, हम बहुत कम पावर का आता है वो पहन लो, समझ गए, अगर आंख पे किसी का प्रॉब्लम हो रहा है तो। बट जैसे हंस के खत्म करना है या रो के खत्म करना है, अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि मौका मान के चलिए कि बहुत सारा मौका तो बाद में मिल जाए, हम तो बाद में पढ़ाते रहेंगे, आप भी आगे पढ़, लेकिन ये जो समय चल रहा है आपका दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि फिर 1 साल रुक कर आईएएस का एग्जाम दोगे, आपका क्लासमेट आगे निकल जाएगा, आप वहीं पे खड़ा रह जाओगे। तो मौका है तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे हंस के पढ़िए या रो के पढ़िए। तो क्या कीजिए, 5-6 महीना का आप प्लानिंग तैयार करो कि ऐसे 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 अपने को रूटीन वाइज, अब दुर्गा पूजा है चाहे बीच में दीपावली आ जाए या छठ आ जाए, आपको रूटीन वाइज पर डे, समझ गए, पर डे एक प्लानिंग बनाइए। उस प्लानिंग में ऐसा होना चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट तरीका से हम लोग खत्म कर सकें, समझ गए। अगर कोई प्लानिंग में दिक्कत हो तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए कि सर ये कुछ भी जरूरत रहता है हमको कॉल कर सकते हैं, समझ गए, कि ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। एक प्लानिंग बना लीजिए, ऐसी रैंडमली मत पढ़ा करो, एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ा कीजिए, समझ गए। और मेरा अच्छा तरीका से आपसे हम तो बोल रखे हैं, दिसंबर जाते जाते कोर्स खत्म कर लेंगे। अगर 2-2 शिफ्ट चल रहा दिसंबर जाते जाते, तो आपका जरूरी नहीं है कि दिसंबर तक ही खत्म करना। आप 1-1 घंटा का वीडियो पढ़ रहे हैं, हम कहां बोल रहे हैं कि जिस दिन वीडियो अपलोड करते हैं उसी दिन पढ़ लो। आप 1 घंटा 1.25 घंटा का रूटीन बना लीजिए कि पढ़ते पढ़ते इतना ऐसा है तो नहीं कि बहुत तेज पढ़ाते चले जाते हैं, अच्छा से सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करते चले जाते हैं। तो 1 घंटा का शिफ्ट बना लीजिए, समझ गए बात को। ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम दिसंबर तक सर बोले तो खत्म ही कर लेना है, रिवीजन करने की जरूरत है। अरे सब चीज का आप टाइम टेबल बना लो कि कैसे रिवीजन करना है, क्या कैसे करना है। आप अनपढ़ थोड़ी हो जी, कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, समझ गए। प्लानिंग के तहत चलिए, ऐसी रेंडमली कि आज फिजिक्स पढ़ ली, आज नहीं पढ़ने का मन किया तो नहीं पढ़े। बेटा अगर कुछ करना है तो प्लानिंग कीजिए, और नहीं कुछ करना है तो फिर कोई बात नहीं। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो आपको मेहनत आज करें या कल मेहनत करें। अगर कुछ हासिल करना है तो शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है, मेहनत के सिवा कोई तरीका नहीं है। और अपने आप को ना अगर 6-7 घंटा का रूटीन तैयार किए या मान लिए कि 6-7 घंटा अपने को पर डे पढ़ना है, तो एक पागलपन जिद्दी लेते चले आओ, समझ गया। ऐसे नहीं चलेगा कि यार इधर घूमते रहो उधर घूमते रहो। एक बना लो कि पढ़ना है, 6-7 घंटा तक पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ भी हो जाए, मर जाए कोई, हेरा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए बात को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेथ तो किए, कहां एक दिन भी पढ़ाना छोड़े, जब टाइम मिला जब पढ़ा लिए, समझ गया। तो अगर बना लो रूटीन, करना है तो करना है, समझ गया। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो आपको एक चीज करना ही कि आपको इवन मान के चलिए आईएएस है, बिहार बोर्ड है, किसी ना किसी तरह तो पास कर ही जाओगे। किसी ने 100% है, अच्छा परसेंटेज से 70-80% से 60% जो भी है परसेंटेज अच्छा आ जाएगा आपका, ये गारंटी है, समझ गए बात को। अगर लिख दीजिएगा कॉपी तो परसेंटेज आ ही जाएगा। लेकिन आप सोच लीजिएगा कि इससे कुछ जिंदगी में हासिल कर लें, इसके लिए आपको मेहनत के पड़ाव से गुजरना ही पड़ेगा, समझ रहे बात को सर। मेहनत करना ही पड़ेगा आपको, दूसरा कोई इशारा नहीं है, शॉर्टकट कोई तरीका नहीं कि कोई आएगा और आपको जॉब दे देगा। तो अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपना जो रूटीन बनाते हैं, जो अपना प्लानिंग करते हैं, उसके प्रति जिद्दी बनना पड़ेगा कि नहीं कुछ भी हो जाए, चाहे जो काम आ जाए, कोई भी काम आ जाए जो बनना। अच्छा कोई भी काम आ जाता है, खाना पीना छोड़ देता है आदमी, नहीं ना, तो कुछ भी काम आ जाए, चलो हो जाता है। बहुत ज्यादा काम आ गया तो किसी दिन 2-3 घंटा ज्यादा कम पढ़ लिए, तो किसी दिन 2-3 घंटा ज्यादा पढ़ लिए। लेकिन अगर रूटीन बना लिए, अगर जिद्दी बना लिए, अगर कुछ करना है तो आपको जिद्दी बनना ही पड़ेगा। जितना भी आज तक सफल आदमी है ना, वो जिद्दी किया है तभी पहुंचा है। मेरा भी एक जिद है तभी यहां पहुंचे हैं। हम पूरे अपना आईएएस सब पढ़ने के दरमियान 4 घंटा ज्यादा कभी नहीं सोए हैं, कभी नहीं। अभी भी हम दिन भर पढ़ते रहते हैं। कहाँ हमको देखता है, हाँ शाम को हमको अपलोड करना था वीडियो, इसलिए वगैरह बाहर निकलना पड़ता है। अब देखो 2-2 क्लास शिफ्ट करें तो हमको भी ज्यादा पढ़ना, सब चीज प्लानिंग के तहत करना पड़ता है। कहाँ दिन भर घूमते रहते हैं तुम लोग जैसा, तो तुम लोग का टाइम है तो इधर डोलते रहेगा इधर डोलते रहेगा। तो हमको देखो जिंदगी में कुछ करना, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। अगर मान चलो कल होकर सब बहुत सफल बन जाते हैं, और बनेंगे ही, वो रोक ही नहीं सकता है।
क्योंकि हमको अपने आप पे विश्वास, अपने किस्मत पे विश्वास नहीं है, हमको इस पे विश्वास है, ये है मेरे पास है, तो कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हम अपने जीत बना लेंगे, हमको अच्छा कम टाइम में अच्छा तरीका से कोर्स कंप्लीट कर लेना है, हम कर लेंगे अच्छा तरीका से। देखें डिटर्मिनेंट कैसे पढ़ाएं, वेक्टर कैसे पढ़ाएं, 3D कैसे पढ़ाए हैं, वेक्टर वगैरह तो 3D तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, कैसे पढ़ाते आए हैं। तो खुद अब देखें कि टाइम कम हो रहा, अच्छा तरीका से पढ़ाना था, 2-2 टाइम शिफ्ट कर ली, आप अपने अनुसार पढ़ लो, आप 1 घंटा 1.25 घंटा पर डे पढ़ लो, क्योंकि कम टाइम में अच्छा तरीका से पढ़ना है। और जिसको ISC के लिए पढ़ना है तो वो तो 1-1 घंटा पढ़ते चले जाओ, लास्ट में तो हम 6-7-8 प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाते हैं, उसको मत पढ़िए। जहां पे हम बोल देते हैं पढ़ाने के दरमियान कि देखिए ये IIT में पूछा हुआ, उसको मत बनाइए, उसको आगे बढ़ा दीजिए वीडियो को। कौन बोलता है आपको पढ़ने के लिए? तो आप 1-1 घंटा का रूटीन बना लो ना जी, पढ़ लो, क्या जाता है। अगर कुछ करना ही नहीं है तो फिर अलग बात ही है, समझिए। क्योंकि मेरे अंदर जिद्दीपन है, हम खत्म कर लेंगे वो अच्छा तरीका से बेस्ट तरीका से खत्म करेंगे। इतना बेस्ट तरीका से खत्म कर सकते हैं कि इतना कोई ज्यादा पढ़ा ही नहीं सकता, कोई भी चैनल इतना नहीं पढ़ा सकता है जितना पढ़ा देते हैं। फिर कोई भी चैनल आप कहीं भी चल जाओ, किससे भी कंपेयर कर लो, मेरा तोड़ कोई नहीं है। मेरा जो पढ़ लिया लेक्चर उसको खुद पे प्राउड फील होता है, समझ गया। इतना ज्यादा पढ़ लिया कि इतना वेक्टर पढ़ कर निकले, मान चलो प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह सब पढ़ लिया, उसको लगे कि साला कुछ जानते हैं, कुछ तो जानते हैं, इतना फील महसूस, अच्छा फील महसूस होगा मेरा लेक्चर पढ़ लेने के बाद, समझ गए। इसलिए बहाना नहीं मारे बेटा, ईमानदारी से पढ़िए, एक प्लानिंग बनाइए, एक रूटीन बनाइए और उस पर जिद्दी बन जाइए। हम ही नहीं कहते हैं कि 24 घंटा पढ़िए, हम 4 घंटा पर सोते थे तो तुम भी 4 ही घंटा सो। सबका पैरामीटर बेटा अलग अलग है, तेरा ड्रीम अलग है, मेरा ड्रीम अलग था। हमको हमेशा टॉप पे रहना पसंद पड़ता है। तो अब ये मत कोई समझना कि आप स्टार बनना चाहते हैं, हम स्टार बनना नहीं चाहते, हमको स्टार बनने की जरूरत नहीं है। बट अभी जो प्रेजेंट में हम काम कर रहे हैं उसमें तो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि हम सबसे बेस्ट पढ़ाए हैं। बाकी रिजल्ट का हम चिंता नहीं करते हैं कि मेरा रिजल्ट क्या होने वाला। जब अपना 100% हम पढ़ाई दे रहे हैं, मेरे क्षमता कितना है 100% पढ़ाई देने का, तेरे पास क्षमता क्या कि अपना 100% पढ़ाई दो करो, हम 100% पढ़ाई आपको अपना दे। प्रेजेंट में तो फिलहाल यही कर सकते हैं, रिजल्ट तो नहीं सोच सकते कि इतना पढ़ें, अगर हम अपना 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं तो हम ही टॉप करेंगे बिहार में, जरूरी नहीं है। तो रिजल्ट का चिंता आप मत कीजिए, अपना 100% पढ़ाएंगे। बार बार बोल रहे हैं प्लानिंग बनाइए, उसके प्रति जिद्दी बनिए, जिद्दी बनना। जिद्दी जो वर्ड है ना, ये जिद्दी जिस दिन अंदर आ गया ना उसी दिन तुम सक्सेस कर गया। तेरा रिजल्ट सरकार और भगवान क्या देंगे कि तुम जिंदगी में क्या हासिल करेगा। जिस दिन तुम जिद्दी पालन कर लिया, जिस दिन रूटीन को फॉलो करने लगा, जो भी अपना रूटीन अपने तहत बनाया है, समझ गया, उसी दिन तुम सक्सेस कर गया, समझ गया। हम अपना कर लिए कि सबसे कम टाइम में अब बेस्ट तरीका से खत्म करेंगे और करेंगे ही करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है हमको। तुम हंसो या रो, तुमको जितना पढ़ना है तुम पढ़ लो भैया, हम नहीं बोलते कि ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, समझ गए बात को। चलिए ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास। और आपको हम बता रखे हैं कि कितना कितना सबका वेटेज है आपका इससे, और ISC के लिए भी बता दे रहे हैं आपको। हाँ, ISC के लिए तो पता है नहीं कि डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस भी 17 नंबर मान लीजिए और इससे 20 नंबर मान लीजिए, यानी कि 35 से 37 नंबर, 35 से 37 नंबर का आपका पढ़ाई हो चुका है। मैंने इसको लेकर इसलिए बोल रहे हैं कि आपका वेक्टर पढ़ा हुआ है ना, तो इसमें कोई दम ही नहीं है, इसीलिए बोलते हैं आपको कि इस चैप्टर को हम वेक्टर पढ़ाने के बाद मान के चलते कि खत्म ही है। बाकी चैप्टर को मान के नहीं चल रहे हैं, फंक्शन वगैरह को, लेकिन इसको हम मान के चल रहे हैं कि खत्म ही है। इसलिए 35 से 37 नंबर आपका आ चुका है, समझ गए। और सोच लीजिए कि जो हमसे पढ़ लिया उसका 35-37 नंबर नहीं आ सकता है NCERT से, ये पॉसिबल ही नहीं है जी। एक गधा को बैठा दो, वो भी कहेगा कि NCERT तो क्या है, कुछ है ही नहीं NCERT में, गलत बोल रहे हैं। तो इतना आपका 35 से 37 नंबर आपका आ चुका है, अगर पढ़ लिए अच्छा। तो सिर्फ मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ना जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ एडवांस के लिए, जो JEE मेंस एडवांस का तैयारी करता है उसके लिए है, समझ गए बात को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि 3D ज्योमेट्री क्या होता है। कि हम लोग तो 3D ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं कि जहां पर X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस आ ही चुका है, तो वो 3D वहीं पे स्टार्ट हो चुका है, समझ गए बात को। तो अब समझते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस होता क्या है, समझ गए। तो हम लोग क्या किए, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर Y एक्सिस यहां होना चाहिए, Z, तेरा मर्जी, जहां पे कोऑर्डिनेट को मानना है मान ले। X एक्सिस इधर भी मान सकते हैं भाई, जिधर मानना है मान लो, उससे कोई फर्क। लेकिन इसलिए Y एक्सिस को माने क्योंकि हम लोग जब भी दिखाते हैं, अगर मान चलिए रूप में ही कंपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं कि X एक्सिस और Y एक्सिस और Y एक्सिस और Z एक्सिस को ऊपर की ओर मानते हैं,
समझ गए बात को। तो इसलिए क्या किए, जेड एक्सिस को थोड़ा ऊपर मानने की कोशिश की है, समझ गए। इसे आपका मर्जी जहां माने, कोई टीचर अगर किधर भी मानता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा सर तो इधर मानने, आप तो इधर मान लिए। क्लियर है कंसेप्ट। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन OX OY जोड़ हम लोग का क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तीनों आपस में क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। और OX OY और OZ को ही क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। समझ गए। इसमें क्या है कि ये वाला आप पर इस प्लेन को देखिए, सिर्फ इस प्लेन का, ये प्लेन आपको दिख रहा है, ये प्लेन, इस प्लेन किससे बना हुआ है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, XZ प्लेन। अब प्लेन क्या होता है हम लोग सीखेंगे आगे। हम लोग ऐसे तो जानते हैं कि प्लेन क्या है, कोई भी सरफेस क्या हम लोग का प्लेन है। ये इतना दूर का टुकड़ा दिख रहा है XZ का, इसको बोलेंगे XZ प्लेन। XZ प्लेन पे खासियत क्या है कि उस पे जो होता है y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, वो यहां लिख दिए हैं आपको। इसी तरह ये आपको सतह दिख रहा है, क्या है, XY प्लेन। तो XY प्लेन में 0 कौन होगा, Z 0 होगा। इसी तरह YZ प्लेन में कौन क्या होगा, 0, X हम लोग का क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। अब यहां पर क्या है, एक्सिस OX, अब एक्सिस पता चल गया, OX OY OZ के हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब क्या है, दी एक्सिस OX OY OZ इंटरसेक्ट एट O इस क्या बोला जाएगा, ओरिजिन। आपका पहला क्लास ना लगेगा कि बहुत आसान, कुछ सीखे ही नहीं, रियल में आप कुछ नहीं सीखोगे पहला क्लास में, सिर्फ आपको रिकॉल करवाते जाएंगे, देखो ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, कुछ पहला क्लास में कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्या बोला उसको जाता है, बस अपना भी, हम भी अपना जिम्मेवारी पूरा करने के लिए आएंगे पहला क्लास में। बहुत बेसिक बेसिक का बात बताएंगे आपको, जो खुद ऑलरेडी पहले से जानते हैं, बस आपको आपका उसको अंदर ही है, बट उसको थोड़ा बाहर निकाल देंगे आपका। हाँ, लेकिन बहुत ऐसा नहीं कि पहला क्लास इतना आसान है, तब समझ लीजिएगा 3D बहुत आसान है। रियल में जो वेक्टर पढ़कर निकला है वो इतना ज्यादा वेक्टर में दिमाग लगा चुका है कि 3D के अंदर कुछ बचा नहीं है। आधा ज्यादा 50 से 60% तो वेक्टर के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। समझ गए बात को। तो कुछ है नहीं, आप समझिए कि चैप्टर समाप्त ही है, सिर्फ वीडियो लेक्चर पढ़ते चले जाना है और कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एनी पॉइंट टेकन ऑन एक्स एक्सिस, जब भी एक्स एक्सिस पर मान के चलिए हम एक्स एक्सिस इस तरफ मूव करेंगे, तो इस तरफ मूव करने के दरमियान क्या वाई का कुछ अस्तित्व है, जब एक्स एक्सिस से मूव करते रहेंगे, और ना जेड एक्सिस का एक्सिस है। तो जब भी एक्स एक्सिस से मूव करेंगे तो बढ़ेगा कौन, एक्स बढ़ेगा। तो क्या हम लोग ए लेंगे, 0 ले लेंगे, जब भी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हम लोग को मानना पड़ेगा, तो समझ गए। इसी तरह जब वाई को मानना पड़ेगा तो क्या करेंगे, बीच में आएगा, और इसी तरह इसको मानना पड़ेगा तो ये मान लेंगे। ये क्लियर है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, आपको अब सिखाने वाले हैं, थोड़ा हमको 3 पेन देना। हाँ, कोई भी 3 दो। चलो काम चला जाएगा। हाँ देखिए क्या है कि अपना की ये पता है कि अपना क्या ओरिजिन है ये। हाँ, अपना ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। इस पे आपको अब पॉइंट सिखाने वाले हैं। जैसे पहले क्या रहता था कि हम लोग जो 2D में पढ़ते थे, उसमें क्या रहता कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही रहता था। जब 2,3 मानना रहता था तो 2 इस तरफ बढ़ के 3 इस तरफ बढ़ जाते थे। हाँ, यानी इस तरह आपको 2D में वो सब मेजर करने के लिए, पॉइंट को कंसिडर करने के लिए आता है। अब हम लोग समझते हैं 3D में कैसे कंसिडर किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए अपने को जो पॉइंट लेना है, समझ गए, जो अपने को पॉइंट लेना है वो मान के चलिए लेना है 2, 3 और 5। तो पहले मान के चलिए जब 2, 3 लेना रहता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करते, 2 इस तरफ जाते थे, 3 इस तरफ जाते थे, यहाँ पर बोल देते थे क्या, 2, 3 है ये। लेकिन अब क्या है कि हम लोग जो 3D में पढ़ने वाले हैं वो अपने को अब 3 पॉइंट आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो कहां कहां पे सब मेजर करेंगे, समझ गए। तो 2 बोलने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे आएगा। 2, 3 बोलने का मतलब है 3 वाई एक्सिस की ओर बढ़ेंगे। फिर 5 बोलने का मतलब है कि 2 एक्स एक्सिस, 3 वाई एक्सिस की ओर मूव करना है, फिर 5 क्या करना है, जेड एक्सिस की ओर मूव करना है। तो कैसा कैसा आपको पॉइंट दिखाई देगा। हाँ, स्पेस में हम लोग पहुंच जाएंगे, वो देखिए आपको फिल करवाते हैं थोड़ा, समझ गए बात को। अब किसी एक को मान लीजिए, हाँ अपने को मान लेना है कि एक्स एक्सिस कौन सा है। मान के चलिए ये जो अपना पेन क्यों नहीं पकड़, दिख रहा है, ये दिख रहा है ये। मान के चलिए क्या है कि अपना ये जो है, ये वाला पेन, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, और ये अपना क्या है, जेड एक्सिस है। क्लियर है। ये अपना क्या है, इसको एक्स एक्सिस। तो मान के चलिए 2, 3, 5 मूव करना है अपने को। तो एक्स एक्सिस पे 2 मूव किए, 2 मूव कर गए एक्स एक्सिस पे। क्लियर है, यहां दिख रहा है, ये मान चलिए 1, 2। अब क्या करना है, 2, 3, 5 लेना है। तो अब वाई की तरफ क्या मूव करना है,
3 मूव करना है तो यहां से ही, यहां से x के तरफ बढ़ने के बाद 1 2 3 क्या मूव कर गए y की ओर। तो यहां पर जो पॉइंट बना वो क्या बन चुका है 2 3 0, कुछ नहीं जेड, जब तक नहीं जेड एक्सिस। अब देखना, अब y जेड एक्सिस किस ओर है, ऊपर की ओर। तो 1 2 3 4 और 5, ये वाला जो पॉइंट है, ये दिख रहा है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सा है 2 3 5 है। फिल हो गया इस बात को। अब इस बात को फिल कराने के लिए अब अपने को लाते हैं, इस पे आते हैं कि अपने को जो पॉइंट कंसीडर करना है वो क्या करना है 2 3 5। तो मान के चलिए ये जब भी पहला होता है वो एक्स एक्सिस होता है, दूसरा क्या होता है वाई एक्सिस, और तीसरा क्या होता है जेड एक्सिस। हाँ, इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए, समझ गए बात को। अब क्या है कि हम एक्स एक्सिस की तरफ 2 मूव कर गए, यानी कि 2 मूव करने का मतलब हम लोग यहां पहुंच जाते हैं, यहां पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत यहां। अच्छा, ये जो पॉइंट होगा वो 2 0 0 होगा, एक क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही है। अब क्या करना है अपने 2 3 यानी कि वाई एक्सिस की तरफ कितना मूव करना है 3 मूव करना है। तो देखिए 3 इस ओर मूव करते हैं, यानी कि ले लेते हैं 1 2 3, यानी कि यहां पहुंच जाते हैं, समझ गए। यानी कि हम लोग यहां आ जाते हैं, यहां आ जाते हैं 2 3, यहां पर पॉइंट क्या बनेगा 2 3 और 0 बनेगा, समझ रहे हैं, यहां पर 0। अब 5 मूव करने के लिए ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या आएगा 1 2 इसी तरफ हो जाएगा, 3 इस तरफ ना, तो आगे ऊपर यहां पर मान लेते हैं कि क्या है 2 3 5। तो आप सोच रहे होंगे ये तो एग्जैक्ट प्लेन में आ गया ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं है। हाँ, हम लोग स्पेस में दिखाए थे ना, अब प्लेन पे नहीं ना दिखा सकते हैं, ये प्लेन में है ही नहीं तो कहां से दिखा सकते हैं प्लेन में, ये स्पेस में चला गया ना। अब अरे हवा में आ गया ना पॉइंट, ये कैसे आ सकता है, समझ गए। तो ये अपना हो गया। अब देखिए अपने को पता है कि ये एक्स प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। अच्छा, ये पॉइंट वगैरह वगैरह सब तो हो ही गया, ये स्पेस में पॉइंट है। हाँ, ये कोई प्लेन में नहीं है ना, एक्स वाई में है ना जेड वाई, कहीं नहीं है, प्लेन में ही नहीं। ये तो पता चल रहा है ना कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के प्लेन में नहीं है। अच्छा, अब क्या सीखते हैं हम लोग, सीखे होंगे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना। हाँ, मान चलिए ये स्पेस में पॉइंट है, इसका क्या करते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के मतलब समझते हैं कि कोई पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं लाइन पे, हम लोग अभी लाइन पे। अब हम लोग क्या सीखते हैं कि ये वाला हम लोग का बेटा क्या है प्लेन है, प्लेन है। तो अब मान के चलिए जो हवा में पॉइंट है उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन पे चाहिए, वो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस पे चाहिए एक्स वाई प्लेन पे चाहिए। तो एक्स वाई प्लेन के लिए इसको यहां पे आना पड़ेगा। तो यहां से क्या करेंगे, यहां छठ सोनी क्या करेंगे, यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, समझ गए, यहां पर परपेंडिकुलर डाल लेंगे। हाँ, इसे भी इसको नहीं दिखाते हैं, बस मान जाओ। तो यही वाला हम लोग के लिए पॉइंट क्या बन जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन पे क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इसी तरह फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसका इस तरफ भी हो सकता है। क्या इस पॉइंट से, स्पेस वाले पॉइंट से वाई जेड पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहां क्या करेंगे, इसका इस ओर क्या करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे। तो यहां पर जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट क्या बनेगा, आप बता सकते हैं मुझे। हाँ, ये क्या है वाईजेड प्लेन है, वाईजेड प्लेन में एक्स 0 होगा। तो यहां पर जो पॉइंट बनेगा वो 0 3 और 5 बनेगा, समझ गए। ये भी पॉइंट क्या बन गया अपने बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाईजेड प्लेन। ये भी प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर सीख रहे हैं हम लोग। हाँ, ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर भी लाइन पे ही सीखे थे कि लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे डाला जाता है। तो ये जो पॉइंट बना हुआ है वो कितना बना हुआ है 0 3 और 5। अच्छा, हम लोग इस स्पेस से एक्स जेड पे डाल चुके हैं, एक्स वाई पे डाल चुके हैं, वाई जेड पे। अब इस पॉइंट से हम लोग एक्स जेड पे ही परपेंडिकुलर डालना चाहते हैं, जहां पे हम लोग को दिख रहा है लेकिन वो है नहीं। तो यहां पर से सीधा फुट ऑफ परपेंडिकुलर अब क्या करते हैं, ये पॉइंट थोड़ा हटा देते हैं, यहां डालेंगे, समझ गए। ये हो गया अपना 2 3 5। तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट कौन सा होगा बताओ, क्या है एक्स जेड प्लेन है तो वाई 0 होगा। तो क्या हो जाएगा 2 0 और 5। ये क्या लिख लीजिएगा आप लोग, एरो खींचकर लिख लीजिएगा क्या कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स जेड प्लेन। क्लियर कंसेप्ट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स जेड प्लेन। ये सब क्लियर हो गया। अब क्या आता है कि अब कोई मान चलिए आपसे पूछ दे कि बताइए कि, समझ गया। अच्छा, ये वाला पॉइंट ना यहां पे दिखाना चाहिए तो ज्यादा बेस्ट रहता। अच्छा, हम कर लेंगे, समझ गए। कि अब तो हम लोग जो इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां सीखे हैं
कि प्लेन पर क्या होगा, हाँ प्लेन पे क्या होगा, एक्सजेड प्लेन पर क्या। अब हम लोग सीखते हैं कि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या होगा, एक्सिस पे क्या होगा, समझ गए बात पर। तो ये देखिए अपना एक्सिस होने का मतलब इस पॉइंट पे आएगा वो, समझ गए। थोड़ा सा कॉपी दिखाना मेरा। इसका क्या आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसका एक्सिस पे आएगा। थोड़ा ये पॉइंट ज्यादा ले लिए, इसको थोड़ा कम कर दे ताकि ये दोनों सेम पर आ जाए। हाँ देखिए ये इधर खींचने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस, एक्स जो है यहाँ पे आ चुका है, दिख रहा है ना बात को, इसीलिए या तो इसको बढ़ा ले नहीं तो इसको घटा लो। हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, नहीं समझ रहे, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ कि 2 तो यहीं पर सीमांतर रहना चाहिए ना, हाँ सेम रहना चाहिए अपना, समझ गए बात को। अच्छा ये वाला बोल रहे हैं कि अब देखो थोड़ा मिला देते हैं, ये थोड़ा ये भी थोड़ा घास का लेते हैं इसको, हाँ इसको कर लेते हैं पॉइंट को, हाँ पॉइंट तो आप दिखा ही सकते हैं। अब देखो इसी को अब डब्बा बना लेते हैं, थोड़ा ये थोड़ा ज़्यादा आ गया, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ आप लोग को देखिए डब्बा बनते हुए दिखाई देगा। अब मान के चलिए इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, एक्सिस पे, ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनेगा अपना, समझ गए बात को। ये वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनेगा, ये वाला जो पॉइंट है ना ये वाला, ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। हाँ प्लेन पे ये एक्स एक्सिस पे जहां पर रहता है जो रहेगा वो वाई एक्सिस के लिए ये वाला हो जाएगा, हाँ ये वाला हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और जेड एक्सिस के लिए ये वाला हो जाएगा फुट ऑफ पर। अब सबको ज्वाइन कर दीजिए, समझ गए बात को, सबको आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। थोड़ा बन नहीं पा रहा है एक्चुअली, समझ गए, ये बन नहीं पा रहा, देख कर लेते हैं। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिए, ये जो पॉइंट है ना यहाँ थोड़ा सा फिगर गलती बन गया है, समझ गए। सब अगर पॉइंट को ज्वाइन कर दिए ना तो हम लोग का क्यूबॉइड बन जाता है, समझ गए बात को, ये क्यूबॉइड एक बना लेता है। हम लोग पॉइंट जो कर लिए कंसीडर गलती कर लिए, समझ गए, तो बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग पॉइंट सब जितना पॉइंट है ना सब पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए तो वो बनता है, जो क्यूब बना देता है ना, हाँ क्यूब बन जाएगा, पैरेललोपाइड बन जाएगा, वगैरह वगैरह यही सब बन जाएगा। बशर्ते हम लोग यहाँ पर सीखे कैसे कि स्पेस में हम लोग कैसे पॉइंट को कंसीडर करते हैं, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस पे कैसे होगा, समझ गए। एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर होने के लिए जो पॉइंट हम लोग कंसीडर किए हैं उसी पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाता है। हाँ ये सब बात आपको इससे क्या होता जा सिखाना चाह रहे थे, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, हाँ हम लोग अब क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। हाँ तो बचपन वाला है डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन अब क्या है 3 पॉइंट का दिया हुआ है, x1 y1 और z1। तो क्या दे रखा है, हाँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। हाँ आप इस तरह से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, समझ गए। तो ये हो गया 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने का कंडीशन। क्या है, कोलिनियर होने का कंडीशन तो बहुत बता चुके हैं। आप वेक्टर फॉर्म से कर सकते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म से कर सकते हैं, आप स्लोप के फॉर्म से भी कर सकते हैं। कि कोलिनियर होने का मतलब क्या है, दोनों का स्लोप क्या हो सकता है, सेम हो सकता है अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जाते हैं तब। अभी तो 3 पॉइंट है तो इसमें स्लोप तो नहीं होगा। हाँ इसमें वेक्टर मेथड से हम लोग लगा सकते हैं, जो सीखे ही हैं कोलिनियर होने का कंडीशन क्या होता है, समझ गए। तो बोला है कि सो दैट, तो वही ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी अगर हो जाता है तो क्या हम लोग का कोलिनियर हो जाएगा, समझ गए। सो दैट द पॉइंट्स दिस आर क्या है, कोलिनियर। तो हम लोग क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए बी हम लोग का क्या हो जाएगा, हाँ ए बी हम लोग का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस के फॉर्मेट से जा रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस के फॉर्मेट कैसे, और जैसे वेक्टर के मेथड से जाना है तो क्या कर देंगे, एरिया को क्या कर देंगे, 0 साबित कर देंगे। वेक्टर के मेथड से निकाल सकते हैं ना, ए क्रॉस ए, हाँ ये सब जानते ही हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी होने का मतलब क्या हो गया कि अंडर रूट 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 ही आ जाएगा, समझ गए। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 ही आ जाएगा। 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि 2 यानी क्या आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ क्या बन गया रूट 6 आ गया। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, BC निकाल लेंगे। तो BC के लिए क्या आ जाएगा, BC यानी कि 5 माइनस 3 यानी क्या आ जाएगा 4, 4 माइनस 2 4 ही आ जाएगा ना, 4 ही आ जाएगा ना, 4 माइनस 2, 9 माइनस 5 यानी 4 यानी क्या आ जाएगा 16, यानी क्या क्या बन गया 24, सही है 24 को हम क्या कुछ लिख सकते हैं क्या, 2 मरतबे 12, 2 मरतबे 6, 2 रूट 6, सही है 2 रूट के बन गया 6। इसी तरह अब क्या निकाल लेते हैं, AC का निकाल लेते हैं डिस्टेंस। तो AC का डिस्टेंस क्या हो गया 5 माइनस 2 यानी कि 9, यहां से क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 9 ही हो जाएगा, सही है ना। यहां से क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ 36 और 18, 36 और 20 कितना हो गया
40 56 54 हो जाएगा ना। ये अंडर रूट क्या बन जाएगा 54। 54 का क्या लिख सकते हैं 2 27 3 9 3 9 3 रूट 2। हाँ 54 को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 9 3 रूट 3 3 रूट 3 3 रूट 3 9 ना। चुन के लिए क्या आ जाएगा 2 वर्त में 27 3 वर्त में 9 3 वर्त में 3 क्या हो गया 3 रूट 6 लिख सकते हैं ना 3 रूट 6 लिख सकते हैं। तब हम लोग को कोलिनियर साबित करने के लिए क्या कर सकते हैं देयरफॉर कि इफ AB इज इक्वल टू BC AB प्लस BC इज इक्वल टू AC देन इट इज कोलिनियर। तो हम लोग क्या करेंगे इसको चेक करेंगे। तो देखिए आ जाएगा रूट 6 और 2 रूट 6 कितना हो जाएगा 3 रूट 6 3 रूट 6। हाँ आप लोग यहाँ पे साबित कर लीजिएगा हेंस प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है कि सो दैट द पॉइंट्स दिस फॉर्म अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल फाइंड इट्स एरिया। क्या राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले क्या करेंगे आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए दो साइड को बराबर करना पड़ेगा और राइट एंगल के लिए क्या पाइथागोरस थ्योरम को साबित कर दें। समझ गए पाइथागोरस थ्योरम ही क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उसके बाद तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे। समझ गए। तो क्या आ जाएगा अपना एक रैंडमली मान लेते हैं कि ये अपना क्या हो गया फिगर आ गया। तो ए मान लेते हैं ए के नाम पर क्या हो जाएगा बेटा 3 4 2। बी के नाम पर क्या आ गया 6 -1 और 10 और सी के नाम पर क्या आ गया 9 1 4। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा दो साइड को क्या करते हैं बराबर करते हैं। तो सबसे पहले ए बी का दूरी निकालते हैं। तो ए बी का दूरी कितना आ जाएगा करेंगे 3 - 6 का तो क्या आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 कर लेते हैं। हाँ बोले इधर से चले जाए इधर चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 - 1 तो 5 हो जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 2 - 10 यानी 64 हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो कितना हो गया 64 प्लस 5 ना कितना कर लेते हैं 64 25 और 9 कितना हो गया 9 9 18 वाक्य में 1 8 1 9 98 हो जाएगा 98। तो कर लेते हैं इसको क्या अंडर रूट 98 का क्या हो जाएगा 2 49 हो जाएगा 7 रूट 2 हो जाएगा ना 7 रूट 2। ये निकालनी हम लोग ए भी निकालनी है। अब इसी तरह क्या निकाल लेते हैं BC निकाल लेते हैं। तो BC निकालने के लिए क्या होगा 9 - 6 यानी क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा 9 - 6 3 का होल स्क्वायर 1 - 1 क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा 4 - 10 यानी क्या आ जाएगा 36 7 आ जाएगा यहाँ देखो ना 49 बन जा रहा ना। अब क्या निकाल लेते हैं AC निकाल लेते हैं। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 - 3 यानी 36 1 माइनस यानी 9 आ जाएगा ना और 4 - 2 यानी 4 आएगा ये भी 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AC और BC ये दोनों लाइन क्या है बराबर जबकि फिगर के अनुसार ये अपना हाइपोटेनस दिख रहा जबकि हाइपोटेनस का लेंथ तो सबसे बड़ा होना चाहिए जबकि हाइपोटेनस का लेंथ सबसे। तो हम लोग गलती क्या कर ली गलती कुछ नहीं की है सब सही है। समझ गया कि ये जो B होना चाहिए यहां होना चाहिए C यहां होना चाहिए क्योंकि हाइपोटेनस का दूरी बोलता है सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए जबकि हाइपोटेनस हम लोग का क्या हो गया ये हो गया। तो हम लोग फिगर को सुधारेंगे और फिगर जो अपना ये हो गया। हाँ तो क्या कर लेते हैं AC इज इक्वल टू BC हेंस क्या हो जाएगा इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ गए ये क्या बन गया अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। हाँ साथ ही साथ लिख लो हल्का फुल्का समझ गया क्या हो जाएगा AC इक्वल टू BC सॉरी AC इक्वल टू क्या बन गया BC। अब देखो दो बार रिपीट कौन किया CC इसलिए 90 डिग्री किस पे होना चाहिए C पे और वैसे भी दिख रहा है सबसे बड़ा लेंथ किस पे होना चाहिए। तो हम लोग का जो फिगर बनाई है गलती बनकर अब इसको सुधार क्या लेते हैं कि हम लोग ABC ऐसे लिख लेते हैं A B और C ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो सही हो गया AB का दूरी सबसे बड़ा हो गया। तो अब इसको क्या करते हैं कि अब नाउ वी चेक। हाँ अब नाउ स्टार्ट करते हैं किसके लिए चेक करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल के। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अपने को पाइथागोरस थ्योरम साबित करना पड़ेगा। तो क्या होगा दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AB का होल स्क्वायर। तो करते हैं होल स्क्वायर सबका। AC का होल स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। हाँ इसका भी क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा 7 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 49 प्लस 49 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 98 हो गया। देखो ना 7 का कितना हो गया 49 और रूट टू कितना हो गया 2 तो
ये हो गया, तो क्या हो गया 98 इज इक्वल टू 98 हो गया, हेंस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस इट इज, लिख लीजिएगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, हाँ लिख लीजिएगा राइट एंगल ट्रायंगल, समझ गए। अब इसका क्या बोला है, एरिया निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, बेस के नाम पर देखो जो नीचे सोया हुआ रहता है क्या आ जाएगा BC, BC, और हाइट का नाम पर क्या आ जाएगा, जो खड़े खंभा रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा AC, दोनों क्या है 7 7 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 49/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब और जो पॉइंट किस पे मानने का रहा बेटा, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस का पॉइंट हम लोग मानना चाहते हैं 0, बीच में कुछ ले लेंगे और फिर 0 कर लेंगे, हाँ ये माना जाता है। विच आर एट अ डिस्टेंस 5√2 फ्रॉम द पॉइंट दिस, तो हम मान लेते हैं लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 a 0, समझ गए बात को, 0 a 0। अब बोल रहा है यहां से, अब मान ले इस पॉइंट को, इस नाम को दे दिए a, p क्यों माना हुआ है तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं a 0 a 0, और ये पॉइंट को नाम दे दिए 3 -2 और 5, और ये डिस्टेंस हो गया अपना 5√2, समझ गए। तो हम pa का डिस्टेंस निकाल लें, pa का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, pa का ऑलरेडी दे रखा है, और pa कितना हो जाएगा 3 - 0 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 लिख लेते हैं, प्लस -2 और -a का होल स्क्वायर, समझ गए। तो क्या हो जाएगा -a -2 का सॉरी -2 और -a का होल स्क्वायर। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि दोनों में अगर माइनस रहता है तो a + 2 का होल स्क्वायर बोलो या -2 - 2a का होल स्क्वायर बोलो, दोनों बात क्या है सेम होता है, समझ गए। अब क्या हो जाएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5√2। अब यहां से क्या कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ही करते हैं, क्या हो जाएगा 25 और 9 को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 34। इसको क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लें, इसको a + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा अपना। तो अब क्या कर लेंगे a + 2 का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लेते हैं, चाहे नहीं चाहो तब पर भी आराम से हो सकता है, ब्रेक नहीं करेंगे फिर भी कर लेंगे, हाँ थोड़ा आसान ज़्यादा है। ऐसे तो आप क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट से भी जा सकते हैं। इस तरफ कितना आ जाएगा 16 क्या, तो इसको डायरेक्ट दो कर लेंगे a + 2 इज इक्वल टू +-4, हाँ ऐसे क्वाड्रेटिक बनकर आ जाता, वो भी सही आंसर रहता। तो अब क्या जाएगा a का वैल्यू क्या जाएगा -2 +-4, तो a का वैल्यू कितना आ गया -2, और जिस वक्त +4 लेंगे उस वक्त आंसर 2 आएगा, और एक आंसर क्या आ जाएगा -6। तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा देखिए 0 2 -6 सॉरी 0 2 0 एंड 0 -6 0। अच्छा, दो आंसर आने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट से इस ओर कभी पॉइंट लेते तब पर भी तो 5√2 डिस्टेंस हो सकता था, समझ गया। ये बात होता है क्योंकि वाई एक्सिस पे ही मूव करता है ना, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रखा है कि फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, यानी क्या कर रहा है कि ए और बी को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है जिसको एक पॉइंट क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। जैसे ए ले लिए क्या 3 2 1 और बी पॉइंट क्या ले लिया आपका 6 -2 और 8। क्या बोल रहा है फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग। हाँ, इसको कोई डिवाइड करने वाला मान लेते हैं कि वो डिवाइड करने वाला P है XY Z। इसी को अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा, समझ गया। इंटरनली इंटरनली का मतलब हाँ एक्सटर्नली बोलता तो -3 ले लेते हैं सिर्फ एक पॉइंट, इससे पता है ना, आपको बता चुके हैं। तो अब क्या निकालना है, तो अपने को P पॉइंट निकालना है, तो क्या करते हैं P XY Z, हाँ पॉइंट अपने को निकालना है। अब क्या आ जाएगा x से निकालने के लिए क्या करेंगे 2 को 6 से 12 हो गया और इसको 9 से, तो कितना हो गया 12 + 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 + 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 2 को -2 से कितना आ जाएगा -4 और 3 को कितना आ जाएगा +6 डिवाइडेड बाई 2 + 3, हाँ इसका कितना हो जाएगा 16 और इसका कितना हो जाएगा +3 डिवाइडेड बाई 2 + 3। यही अपना क्या हो गया अपना आंसर आ जाएगा 21/5। इसके बाद क्या हो जाएगा 2/5, इसके बाद क्या हो जाएगा 19/5। ये अपना क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। समझ गया? हाँ देखिए, ये क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन टाइप का। हाँ क्या अबर क्या दे दिया कि जो हम लोग ये आंसर निकाले थे तो रेशियो दे रखा था उसमें, इसमें क्या रेशियो को निकालने बोला, ये पॉइंट दे रखा है। तो अपना पता है कि आंसर 2:3 ही होना चाहिए और इंटरनली ही होना चाहिए। इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे बनाते हैं, जब हम वैल्यू निकालेंगे, आपको बताया था कि कभी भी अगर रेशियो बोलता है मानने के लिए, आप हमेशा क्या मानो, k:1। अगर k का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वो इंटरनली डिवीजन करते रहता है, अगर k का वैल्यू निगेटिव आता है तो वो एक्सटर्नली डिवीजन करते रहता है। सही बात है? तो अब मान के चलिए क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉइंट। जैसे बोले फाइंड रेशियो, आप पट समझ कह रहे हो कि k:1 टू रेशियो में है। तो बोल रहा है कि एक लाइन ज्वाइनिंग है, उसको क्या कर दिया, एक पॉइंट क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। वो पॉइंट क्या है, P है। हम मान लेते हैं ये P पॉइंट है। समझ गए? A B B B 6 -2 और 8। ये पॉइंट मान लेते हैं P कितना है, 21/5, 2/5 और 19/5। इसको मानते हैं k:1 के रेशियो में। फिलहाल नहीं पता है कि एक्सटर्नली है कि इंटरनली है, लेकिन पिछला क्वेश्चन के अनुसार क्या 2:3 इंटरनली लिख रखा है, यानी कि आंसर जो k का वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर k का वैल्यू जैसे निगेटिव आ गया तो आप बोलिएगा एक्सटर्नली डिवीजन किया है। समझ गए? तो यहां पर क्या कर देंगे, आप तीनों में से किसी एक एक्सिस को सेलेक्ट कर लो, आप उसी का फॉर्मूला लगाना। जैसे हम कर लिए 21/5 को क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। 21/5 को क्या कर लिए, सेलेक्ट करें। अब क्या करते हैं, मान के चलिए एक्स एक्सिस का वैल्यू को सिलेक्ट किए और फॉर्मूला लगा दिए k को -2 से और 1 को 2 से, तब गलती हो जाइएगा। क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को सिलेक्ट किए तो फॉर्मूला भी एक्स एक्सिस वाला लगाना है अपने को। तो क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस के लिए 6 के बन जाएगा ऊपर 6 के, और 1 को क्या आ जाएगा +3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा k+1। तो इस तरफ से कितना बन गया 21 के और 21 आ जाएगा। इस तरफ से क्या बन जाएगा 30 के और +15। तो इस तरफ क्या आ जाएगा -9 के, और इस तरफ क्या चला गया बेटा -6 हो जाएगा। 15 6 होता है ना, तो क्या आ जाएगा k का वैल्यू क्या आ जाएगा 6/9 यानी 2/3। तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3 नहीं, आंसर क्या लिखेंगे कि पॉइंट P डिवाइड्स AB इन 2:3 रेशियो इंटरनली। समझ गए? वही मान के चलिए कि अगर k का वैल्यू -2/3 आ गया रहता, समझ गए, k का वैल्यू क्या रहता है -2/3, तो आंसर क्या लिखते हैं कि पॉइंट P डिवाइड्स AB इन 2:3। क्या लिखेंगे 2:3 ही लिखते, निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, रेशियो में निगेटिव नहीं होता। 2:3 एक्सटर्नली। समझ गए बात को? जैसे यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस एक्सटर्नली 2:1। एक्सटर्नली 2:1। तो अपना कुछ नहीं, एक्सटर्नली वर्ड जैसे यूज किया क्या कर लेंगे, A के नाम पर लिख लेंगे 2 3 1 और B के नाम पर लिख लेंगे 4 1 3। यहां पर क्या कर लेंगे, यहां पर मान लेते हैं PXY डिवाइड किया होगा। समझ गया? और 2:-1 लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली बोल रखा है। समझ गए? और P का हम लोग कोऑर्डिनेट क्या करेंगे XYZ निकाल लेंगे। वो क्या आ जाएगा आपका, क्या करेंगे 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, अब -1 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 - 1। हम लोग फॉर्मूला प्लस वाला ही लगा रहे हैं, लेकिन अब पहले से माइनस दे रखा था, हम क्या करें, इस तरह तीनों कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और चेक करने के लिए क्या कीजिएगा कि अगर जो आंसर आएगा उसको अगर पॉइंट पहले लिख लीजिएगा और रेशियो फाइंड आउट कीजिएगा। देखिएगा कि आ जाएगा k का वैल्यू आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो -2 होने का मतलब क्या, कुछ नहीं नीचे तो क्या हो जाएगा 1। तब क्या लिखेंगे, ये निगेटिव लग जाने का मतलब क्या हो गया कि AB जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको 2:1 एक्सटर्नली में डिवीजन किया है। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिख रखा है कि फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब क्या लिख रखा है कि 2 पॉइंट दे रखा है, समझ गए, -2 4 और 7, और B पॉइंट दे रखा है 3 -5 और 8। समझ गए? अगर इसको डिवाइड करने के लिए कोई पॉइंट नहीं आया है, अगर क्या है जो इसको डिवाइड कर रहा है वो YZ प्लेन, एक तो लाइन तो है ही है। अच्छा ये भी पता आपको फील करवा चुके हैं ये पॉइंट कहां कहां रहता है, स्पेस में इधर इधर कोई पॉइंट होगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया होगा, अब बीच में कोई क्या होगा, प्लेन होगा जो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो प्लेन तो बताए थे कि प्लेन एक क्या होता है, सरफेस होता है। तो मान चलिए कोई बीच में सरफेस आया और इसको मान चलिए ये सरफेस आ गया, इस लाइन को क्या कर दिया, 2 टुकड़ा में
डिवाइड कर दिया। आई जो प्लेन का नाम था डिवाइड करने वाला ये था YZ प्लेन। क्या बात क्लियर है? YZ प्लेन है। तो अच्छा ये जो पॉइंट इस पर प्लेन है जो डिवाइड किया, समझ गया? तो प्लेन पर भी तो पॉइंट होगा बहुत सारा, देखिए पॉइंट रहता है तो ABC हम लोग पॉइंट रहता है ना प्लेन पे, तो इसके अंदर जो पॉइंट होगा हाँ वो होगा बहुत सारा पॉइंट। तो वो इसको क्या किया प्लेन को, हम कभी भी अगर रेशियो रहता है तो वो प्लेन अभी भी क्या किया है 2:1 के रेशियो में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो लिख लेते हैं कि लेट द प्लेन, यहां लिख लीजिएगा आप लोग समझ के लिख लीजिएगा कि लेट द प्लेन YZ डिवाइड AB इन K:1 रेशियो, लिख लेगा। चलिए सही है। अब K:1 रेशियो में कर दिया। अब इस पॉइंट को कोई अंदर ही अंदर पॉइंट होगा जिसको हम नाम दे देते हैं P, समझ गया? उसका नाम दे देते हैं P। और वो डिवाइड करता है, अब मान लेते हैं उसको XYZ मान लें, उसका कोऑर्डिनेट होगा कुछ XYZ। तो अब उसी को क्या करते हैं कि X Y और Z, ऐसे सब निकालना जरूरी नहीं है, सब निकालना जरूरी नहीं है कि आप मानते हैं लिखते हैं क्या कि वी नो दैट इन YZ प्लेन इन X कोऑर्डिनेट विल बी 0, X कोऑर्डिनेट विल बी 0। जानते हैं YZ प्लेन पे क्या होता है X कोऑर्डिनेट 0। तो हम कर दिए हाँ X इक्वल टू क्या कर दिए 0 कर लिए। अब X का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे 3K, देखो ना 3K और क्या करेंगे -2 डिवाइडेड बाई K+1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इस तरह क्या आ गया K का वैल्यू कितना आ गया 2/3 आ गया, नहीं ये तो 0 बन गया ना, तो क्या हो गया 2/3। तो क्या हो गया यानी जो प्लेन किया देयरफॉर हाँ लाइन ज्वाइनिंग AB डिवाइड्स प्लेन YZ चाहे डिवाइड YZ प्लेन इन रेशियो 2:3 इंटरनली। ये बात क्लियर है कि अगर इसी तरह XZ प्लेन रहता है तो जो प्लेन रहता है उस पर कौन कोऑर्डिनेट नहीं रहता, ये पता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए पर क्या लिखा है कि फाइंड द रेशियो, फिर से क्या बोला है रेशियो, और 2x + 3y - z आपको बताऊंगा डिटर्मिनेंट के अंदर कि अगर 3 वेरिएबल यूज होता है तो उसको क्या बोला जाता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर 2 वेरिएबल यूज होता है तो उसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पता है? अब देखो 3 पॉइंट को कभी भी ज्वाइन करेगा तो एक ट्रायंगल बन जाता है और वो एक प्लेन का सरफेस बना लेता है। कभी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो एक स्ट्रेट ही लाइन बनता है। तो 3 वेरिएबल रहे, हाँ तो ये समझिए कि ये प्लेन ही है। तो क्या कर रहा कि एक प्लेन है जो इस और इस लाइन को क्या कर रहा है फिर से डिवाइड कर रहा, और प्लेन का इक्वेशन आपको दे रखा है, समझ गए बात को। और कभी भी बोलता है रेशियो तो K:1, हाँ तो लिख लीजिएगा लेट रेशियो K:1, समझ गए। तो क्या आ जाएगा मान लेते हैं AB पॉइंट मान लेते हैं, क्या आ जाएगा A कितना आ जाएगा -2 4 7, और B पॉइंट निकाल लेते हैं कितना 3 - 5 और क्या आ जाएगा 8। और यहाँ पे कोई प्लेन होगा जो प्लेन का इक्वेशन दे रखा है वो 2x + 3y - z और 4, अपने बताया K रेशियो बोला है तो K:1। तो अगर ये प्लेन है तो इस पर कोई पॉइंट होगा जो क्या होगा PXY, हम ये PXYZ निकाल लें, PXYZ ये निकाल लें इस पॉइंट को, समझ गए। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3K -2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा K+1, ये क्या आ जाएगा इसी तरह -5K + 4 डिवाइडेड बाई K+1, यहां से क्या आ जाएगा 8K और +7 डिवाइडेड बाई K+1, समझ गए। अच्छा इस बात को मानते हैं कि पॉइंट P लाइज ऑन द प्लेन, ये जो पॉइंट P है वो कहां पे है प्लेन पे है, तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब ये x के साथ लिख देते हैं, हाँ तो क्या लिखते हैं पॉइंट P लाइज ऑन द प्लेन, सो P satisfy द प्लेन कितना हो जाएगा 2x + 3y - z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा,
तो 2x के नाम पर क्या आ जाएगा 3k माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा k प्लस 1 प्लस 3, y के नाम पर क्या आ जाएगा माइनस 5k प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा k प्लस 1, और क्या आ जाएगा इस तरफ से माइनस z के नाम पर क्या आ जाएगा 8k प्लस 7 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4। यहां से k प्लस 1 एलसीएम ले लिए, इसको इस तरफ भेज दिए, बाकी सबको कैलकुलेट करके k का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो अगर k का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो क्या कर रहा होगा, ये जो प्लेन है इस लाइन को इंटरनली डिवीजन कर रहा होगा। अगर k का वैल्यू नेगेटिव आता होगा तो ये प्लेन इस लाइन को एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा होगा। तो k का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाते थे 2D के दरमियान, वही क्या बनाएंगे यहाँ पर भी बताएंगे। अपने को पता है कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल रहता है तो उसका मिड पॉइंट क्या रहता है, सेम रहता है। डायगोनल का जो मिड पॉइंट रहता है वो दोनों सेम रहता है। आपको बहुत अच्छा से 2D में बता चुके हैं। तो क्या है कि 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, अब बनाते हैं 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। समझ गए, ले लेते हैं ए के नाम पर क्या ले लें बेटा 3 माइनस 1 2, बी के नाम पर ले लेते हैं 1 2 और माइनस 4, सी के नाम पर ले लेते हैं और डी के नाम पर ले लेते हैं। कोई दिक्कत, इसी को अपने को क्या करना है, निकालना है। समझ के बात को। अब अपने को जानते हैं कि मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों का सेम होता है। हाँ, ये और ये जो मिड पॉइंट आया है, ये मिड पॉइंट बीडी का भी है और यही मिड पॉइंट क्या है, एसी का है। दोनों को इनिशियल पॉइंट होता है और कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ये बात पता है आपको। तो लिख लेते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हो जाएगा। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बाबू 3 प्लस माइनस 1, तो माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो क्या लिख लेते हैं 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इस तरह माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, सर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 2 प्लस 2 ना जी, गलती कर दिया ना, माइनस 1 प्लस 1 ना, गलती कर दिया ना, प्लस होता है ना, प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आ गया हम लोग का 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 हो जाएगा। यहाँ ये 0 हो गया और ये कितना हो गया 2 हो गया। एंड P इज द ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। समझ गया, तो लिख लेते हैं P इज द ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा BD। तो P का कोऑर्डिनेट अपना क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना, y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। हाँ हो जाएगा। अच्छा P का कोऑर्डिनेट ये भी है, P का कोऑर्डिनेट ये भी है, दोनों क्या होगा इक्वल होगा। हाँ नाउ तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 1 0 2 इज इक्वल टू क्या हो सकता है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अगर दोनों कोऑर्डिनेट बराबर है तो ये कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, ये कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, ये कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, और वहां से क्या करेंगे अपना x y z का वैल्यू निकाल लेंगे, वही अपना क्या हो जाएगा डी कोऑर्डिनेट। तो क्या लिख सकते हैं यहां से कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो यहां से क्या आ जाएगा x का वैल्यू इस तरफ 2, x का वैल्यू 1 आ जाएगा अपना 2 इस तरफ, ये 0 बन गया, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 2, ये 4 बन गया, और तो कितना आ जाएगा z का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। तो जो d का आंसर आया होगा 1 माइनस 2 और 8 अपना क्या आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका इस टाइप का क्वेश्चन हम क्या करवा चुके हैं 2D में भी करवा चुके हैं। क्या बोल रखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट का मतलब 3 भाग में डिवाइड करना होता है P और Q को। तो P और Q 2 पॉइंट बन रखा है, समझ गए। P का कोऑर्डिनेट कितना बाबू 4 2 और -6, और Q का कोऑर्डिनेट कितना है 10 -16 और 6। और ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है समझिएगा, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, समझ गए। इस लाइन को ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ये मतलब क्या हो गया ट्राइसेक्ट का मतलब, समझ गए। तो क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं और एक पॉइंट यहां ले लेते हैं। क्या लाइन 2 पार्ट में डिवाइड है कि 3 पॉइंट में डिवाइड है,
3 पार्ट में। अगर 4 पॉइंट में डिवाइड करना रहता तो कितना पॉइंट लेते लाइन पे? 3 पॉइंट लेते हैं, तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये सब क्लियर है। और इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो इक्वल पॉइंट आपका मर्जी चाहे तो 1 1 1 ले लें, 2 2 2 ले लें, 3 3 3 ले लें, लेकिन आपको सलाह क्या करेंगे कि 1 1 1 लें, ताकि कैलकुलेशन में क्या होगा, आसानी आएगा। तो हम क्या मान लेते हैं, सब जो पार्ट है क्या है, 1 1 और 1 में क्या है, डिवाइड है। इक्वल पार्ट में क्या है, डिवाइड है। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। अब ए और बी को क्या कर रहा है, डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। अब बताइएगा कि ए अब बी के जिस वक्त ए को आप निकाल रहे हो उस वक्त बी को गोली मार दो, भूल ही जाओ। समझ गया? तो अब बोलते हैं ए के बारे में हमको बताना, सब एक एक पार्ट में डिवाइड है। समझ गया? अब बताना। हाँ सही बोला, बिल्कुल सही बोला कि पॉइंट ए डिवाइड्स पी क्यू इन कितना रेशियो में होगा, 1:2 के रेशियो में, 1:2 के। कैसे कि देखिए डिवाइड ए किया है तो क्या मतलब, इसका मतलब पी ए और पी क्यू ऐसे बना ना, तो पी ए का डिस्टेंस कितना हुआ, 1, तो 1 इस तरफ से 1 दिखा दिया, और फिर ए क्यू का कितना हो गया, 2, तो ये हो गया इस रेशियो में 1:2 के रेशियो में क्या कर दिया, डिवाइड करा। तो ए को मान लेते हैं अपना, कुछ मान छोड़ो, ए को तो डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं हम। क्या आ जाएगा ए के लिए, क्या आ जाएगा कि 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे, इस तरफ से 2 है ना, मन के आपको देखिएगा 2 नजर पड़ रहा है आपको, तो 1 को क्या किया 10 से, और 2 को क्या किया 4 से, तो कितना आ गया 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा। इसी तरह यहां पर क्या आ जाएगा कि 1 को -16 से करेंगे तो आ जाएगा -16, और 2 को करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 + 2। इसी तरह क्या आ जाएगा 1 को करेंगे 6 से और 2 को करेंगे -6 से तो क्या हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 1 + 2। ये अपना क्या आ गया, ए का कोऑर्डिनेट आ गया। कितना हो गया 18/3 यानी कि 6, यहां हो गया -12/3 यानी कि -4, यहां हो गया -6/3 यानी क्या आ गया -2। ये आंसर है, हाँ ये आंसर है। समझ गए? तो ये आ गया ए का कोऑर्डिनेट। अब हम लोग निकालते हैं बी का कोऑर्डिनेट। तो बी का कोऑर्डिनेट के बारे में बताइएगा, बताओ शिवम क्या होगा, बी के लिए किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा हो? तो क्या आ जाएगा बी डिवाइड्स पी क्यू इन 2:1 रेशियो। समझ गए बात को? और इसी तरह क्या कीजिएगा, बी का कोऑर्डिनेट 2 को इससे और 1 को इससे, फिर 2 को इससे 1 को इससे कर निकल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन पढ़ते हैं। आपको डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर में भी आया होगा, याद है वेक्टर में। अब देखिए एक्चुअली जो है 3D यहाँ से ही स्टार्ट होता है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गया, इसके मतलब आपका 3D में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और बहुत आसान टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन, यही सब 3D हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन आखिर होता है क्या। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी लाइन का डायरेक्शन करना। कोसाइन के क्या मतलब होता है कि उसके साथ अगर कॉस निकाल लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन। इसका शॉर्टकट नाम लिख सकते हैं डी, सी और एस हो जाता है डायरेक्शन कोसाइन। हाँ इसी तरह डायरेक्शन रेशियो जब लिखेंगे DRS लिख लेंगे, डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इसका डायरेक्शन में आई हो गया, इसका डायरेक्शन में जे हो गया, इसका डायरेक्शन में क्या आ गया रिप्रेजेंट करने के लिए के आता है, जो तीनों यूनिट वेक्टर है आई जे के। समझ गए? एक स्पेस में एक पॉइंट है A1 A2 A3, जब इसका वेक्टर फॉर्मेट लिखेंगे तो A1I + A2J + A3K। तो अब बेटा ये डायरेक्शन कोसाइन जानना क्या चाहता है, डायरेक्शन कोसाइन ये जानता है कि कोई भी अगर वेक्टर है, स्पेस में कोई पॉइंट है, उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देते तो वो वेक्टर बन जाता है। अपने को ये सब तो सारा चीज पता है। तो अगर वो जो लाइन है अगर A1I + A2J + A3K तीनों से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ मिलकर बना हुआ है, तो इसके मतलब 100% कि वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, कुछ वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा, कुछ जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा। ये बात है, कुछ एक्स एक्सिस, कुछ वाई एक्सिस, कुछ जेड एक्सिस के साथ क्या कर रहा होगा, एंगल बना रहा होगा। तो अगर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो, जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा, अगर वो आप एंगल निकाल लेते हैं, इसी को क्या बोला जाता है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन। तो जब भी आप डायरेक्शन कोसाइन निकालिएगा तो आप इस बात को समझिएगा कि अच्छा एक्स एक्सिस से इतना एंगल है, वाई एक्सिस से इतना एंगल है और जेड एक्सिस से इतना एंगल है। ये बात समझ गए कि डायरेक्शन कोसाइन का मीनिंग क्या होता है, एंगल बनाना कितना, एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस। अब देखिए ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, इसके बीच में ओपी एक लाइन है, हाँ जिसका वेक्टर फॉर्मेट हम लोग लिख लेंगे कुछ A1I A2J A3K।
हाँ, इसे बता चुके क्या स्पेस में पॉइंटर, देखते हैं कितना वेक्टर इसे सेम टू सेम लगेगा नहीं कि हम लोग वेक्टर से बाहर निकले हैं। समझ गए बात को? तो क्या बनाते हैं, अल्फा जो है एंगल बिटवीन ओपी एंड एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। निगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इस तरफ से मेजिट करते, एक्स एक्सिस इधर भी तो हम बढ़ा सकते थे, वाई एक्सिस इस तरफ भी तो बढ़ा सकते थे, और जेड एक्सिस इस तरफ भी तो बढ़ा सकते थे, तो निगेटिव आ जाता। लेकिन बोल रखा है पॉजिटिव डायरेक्शन। निगेटिव डायरेक्शन का मतलब बता चुके हैं क्या इस तरफ होगा। तो बीटा एंगल बिटवीन समझ रहे हैं, गामा एंगल बिटवीन समझ रहे हैं। अच्छा, अब हम निकालते हैं, अगर इसी के साथ अगर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकाल लेते हैं तो इसी को क्या बोला जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन बोला जाएगा। जब कॉस अल्फा, जब उसके बीच का एंगल निकाल लेंगे, हम बताए हैं कि कभी भी अगर दो लाइन के बीच में एंगल निकालते, जिससे वेक्टर निकालते थे कि दो वेक्टर के बीच एंगल निकालिए, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालिए। यहां पर हम लोग सीखेंगे दो लाइन के बीच में एंगल निकालिए, दोनों बात सेम है, वो आगे पढ़ेंगे कैसे दोनों बात सेम है। तो अगर दो लाइन के बीच, जैसे कि मान के चलिए कि ये ओपी लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, इसके बीच का एंगल कितना बन रहा, कॉस अल्फा। मान लेते हैं कि दो कॉसिस हम चलते हैं, और कॉस अल्फा कॉस थीटा का फार्मूला क्या बनता था, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आज भी वही है, आज भी वही है, दो ही एंगल बीच का एंगल में आज भी वही है 3D के दरमियान। ऐसे तो 2D में जाइएगा तो स्लोप से फिर निकालते हैं, टेन थीटास करके निकालते थे, समझ गए। जब 3D में आज भी वेक्टर के लिए भी कॉस थीटा है और 3D के लिए भी कॉस थीटा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल है अल्फा, तो इसको कॉस अल्फा मान लें, कॉस अल्फा इसको मान लें। इसको यहां पर क्या लगा लेते हैं, ओपी डॉट विथ आई, ओपी डॉट विथ ए डॉट बी, तो बस इसी पे फोकस करना, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी और मैग्नीट्यूड ऑफ आई। सही है। अच्छा, ओपी अगर वेक्टर आ गया है, जबकि पी पर कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, लेंगे ए वन आई प्लस A2J प्लस A3K, और क्या कर लेंगे, डॉट विथ आई लगा लेंगे, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ओपी का मैग्नीट्यूड। तो ओपी तो ये आ गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, A1 का होल स्क्वायर, A2 का होल स्क्वायर और A3 का होल स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड को, ये तो 1 ही होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अपना 1 ही हो जाएगा। तो अच्छा, अब देखो इसका डॉट इसके साथ करेंगे तो A1, अब तो आ गया ही नहीं, तो 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि जो कॉस अल्फा अपना निकला बेटा, जो कॉस अल्फा निकला वो सिंपल यहां से देखिए A1 निकल गया, A1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 का होल स्क्वायर, A2 का होल स्क्वायर और A3 का होल स्क्वायर, ये निकल गया। समझ गए। इसका नाम अभी ही ले लीजिए, इसको हमेशा L बोलते हैं। जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, क्यों नाम दिया नहीं दिया ये हमको नहीं पता, हाँ सिंपल जान जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है कॉस अल्फा, उसका नाम देंगे L। इसी तरह सिमिलरली कि वाई एक्सिस के साथ क्या बनाएगा बेटा, बीटा, तो फिर वही क्या लिखेंगे, OP डॉट विथ J डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ OP। ये तो इसका यहाँ पे J आ जाएगा, तो J आ जाएगा तो A2 पर दिखाई देगा, तो ये लिख सकते हैं सिमिलरली कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 डिवाइडेड बाई A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस A3 का होल स्क्वायर, ये कॉस बीटा आ जाएगा। इसी तरह जो इसका नाम दे देंगे M, LM, और एक का नाम देंगे N। इसी तरह जब कॉस गामा निकालिएगा, समझ गए, तो यहां पर J दे देंगे तो आ जाएगा A3 आ जाएगा, A3, और डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे, अंडर रूट A1 का होल स्क्वायर, A2 का होल स्क्वायर प्लस A3 का होल स्क्वायर। ये क्लियर बात है, यहां तक तुम लिख लिया पवन, ये बात समझ में आ गया। इसका नाम दे देते हैं N, और यही हम लोग का, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आ जाएगा, मान चलिए इसको सॉल्व किए 1/2 आ गया, तो थीटा अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। हाँ, तो इसके मतलब क्या समझेंगे कि यही जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है, यही हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन है। किसके रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, इसी लाइन के तो रेफरेंस मान के चल रहे हैं कि इसके बीच का एंगल कितना बना। तो अब जो हम सीख रहे हैं कि एंगल बिटवीन एक्सिस के साथ सीख रहे हैं, एंगल बिटवीन, हाँ उस वक्त सिर्फ लाइन, अब एक्सिस के बीच सीख गए लाइन, कैसे कैसे क्या करना है, कुछ याद करने लायक कुछ भी नहीं रहेगा आपके लिए, याद करने लायक आपका कुछ भी, आप सिर्फ समझते चले जाओ। अच्छा, अब इसके बीच का कुछ रिलेशन निकालते हैं, इसके बीच का कुछ रिलेशन निकालते हैं, समझ गए, इसके बीच का कुछ रिलेशन निकालते हैं, वो सीखिएगा आप लोग। अभी तो सीख लीजिए हम लोग क्या बोल रखे हैं बेटा, कि कॉस अल्फा निकाल चुके हैं, कॉस बीटा निकाल चुके हैं और कॉस गामा निकाल चुके हैं। हाँ, इसी को हम लोग क्या बोल रखे हैं
कि एल एम एन है, समझ गया। एल कभी निकालना रहेगा, समझ जाएगा। एल जो है कॉस अल्फा है, एम का मतलब कॉस बीटा और एन का मतलब क्या है, कॉस गामा। एक रिजल्ट साबित करने जाएंगे, वो 100% सत्य है, वो आपको रट्टा मार के रख लीजिएगा, समझ गए। इस पर भी 2 बार जेईई मेंस क्वेश्चन पूछ चुका है, 2019 में ही पूछ रखा है। बताएंगे कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करते हैं बेटा, सबका स्क्वायर कर देते हैं। हाँ, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, या इसी को बोल सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हाँ, हम लोग का इसको पहले लिख लीजिए कि कॉस अल्फा, हाँ आर आर लिखते जाना पर, ठीक ना। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ओपी, समझ गया। डायरेक्शन कोसाइन है क्या, ओपी। डायरेक्शन कोसाइन मतलब समझते हैं, जैसे ही आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा तो समझ जाएगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस किसके रिस्पेक्ट में, ओपी एक वेक्टर का है उसके रिस्पेक्ट में, समझ गए। नाउ हम लोग क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर करके देखते हैं कोई रिजल्ट आता है क्या। हम लोग क्या कर देते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट से सिंपल बाहर आ जाएगा, समझ गए। तो यहां से क्या आ जाएगा, a1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहां पर आ जाएगा a2 का होल स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, a3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, a1 का होल स्क्वायर, a3 का होल स्क्वायर और a1 का होल स्क्वायर, a2 का होल स्क्वायर और a3 का होल स्क्वायर। इसको जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी वही क्रिएट हो जाएगा, a1 का होल स्क्वायर a2 का होल स्क्वायर और कट कर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक रिजल्ट याद क्या रखिएगा, इसका मतलब कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। याद रहेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है हमेशा, ये सब मिटा दे। सब क्या होता है, 1 होता है। चाहे आप इसी को और करके याद रखिएगा तो क्या आएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आता है, 1। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ना 5 स्टार लगा लो, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा। अब देखो इसी को एक रिजल्ट और लिखते हैं क्या, कि इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो देखिए 1 1 1 3 इस तरफ चल गया तो -2 हो गया, और यहां से माइनस 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 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस तरफ -2 आ जाएगा, तो ये कट गया। तो इसका मतलब एक रिजल्ट और याद रखिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। समझ गए। तो आपको कभी अगर ये भी एंगल बिटवीन अल्फा बीटा गामा, आज भी एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ओपी। तो अगर कभी आप अगर कॉस का यूज करते हैं तो 1 मानकर चलेंगे, अगर साइन का यूज करते हैं तो इस तरफ राइट साइड 2 मानकर चलेंगे। समझ गए। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ये है। ये बात यहां से क्लियर है कि ये हो गया, और इसके बीच में कोई पॉइंट है नहीं, इसके बीच का और कोई पॉइंट नहीं है। हाँ देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, रहने दो कोई बात नहीं। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, बंदी कर लो। हाँ देखिए क्या दे रखा है, एक आपको वेक्टर दे रखा है 2i माइनस ये माइनस के, क्लियर है कि फाइंड पॉसिबल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ वेक्टर ए। तो पॉसिबल डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन जैसे ही पूछेगा समझिएगा कि इसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल है, और डायरेक्शन कोसाइन समझे ना, अभी बताएं डायरेक्शन का मतलब उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल है। समझ गए बात को। तो आपको ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि कॉस अल्फा आपको निकालने के लिए बोल रखा है। हाँ तो पहले आई के साथ निकालिएगा, तो इसका डॉट विथ आई करवाइएगा। हाँ डॉट विथ क्या करवाएंगे, आई, तो क्या डॉट विथ आई करवाते हैं, क्या आ जाएगा 2। इसका मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड कैसे है, क्या दिस डॉट आई, दिस डॉट आई, इसका मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड 1। कुछ याद करने लायक है क्या, नहीं याद करने लायक है, कभी याद करने लायक नहीं रहता है। तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा 411, क्या हो जाएगा √6। इस तरह कॉस बीटा क्या आ जाएगा अपना -1 -1 √6, कॉस गामा
-1√6 यही हो गया। यानी कि अल्फा जो एंगल बिटवीन है कॉस इनवर्स दिस का, हाँ इसे लगे मान चले अल्फा, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई वैल्यू जानते नहीं ना, तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 2/√6। इसी की देखिए एक निगेटिव डायरेक्शन भी बन सकता है, पाई माइनस दिस करके बनेगा, समझ गए, क्योंकि जैसे एक्स एक्सिस मान चलिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, ये इस तरफ ही तो बनेगा। तो अगर मान चलिए इधर से अल्फा बना रहा है तो इसको अगर पूरे डिग्री करेंगे कितना आ जाएगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस अल्फा बनेगा। तो मान चलिए ये बनकर आ रहा है 30 डिग्री, तो एक निगेटिव डायरेक्शन कितना बन के आएगा 150 डिग्री। हाँ, तो ये भी कभी निकालने के लिए बोलेगा तो आप निकाल सकते हैं निगेटिव डायरेक्शन की ओर। क्या करेंगे आप निकालो पॉजिटिव डायरेक्शन से, कभी मान चलिए निगेटिव डायरेक्शन निकालने बोल दिया तो आप निकालो क्या पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से मान चलिए आगे 30 डिग्री, तो निगेटिव डायरेक्शन से 150 डिग्री, 180 माइनस कर लेंगे। अगर आगे इधर से 50 डिग्री उस तरफ से 130 डिग्री। क्लियर है ये स्टोरी? चलिए सही। अब देखिए ये क्वेश्चन 2019 का मेंस का ही क्वेश्चन है, समझ देखिए कितना आसान है। एक दो क्वेश्चन और इससे रिलेटेड पूछा है जो आपको बताएंगे। क्या लिख रखा है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए क्या है हमारा एक यूनिट वेक्टर है, मेक्स एंगल इतना विथ, क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या, विथ आई है, हाँ विथ आई है। एक वेक्टर है जो इतना एंगल बना रहा है आई के साथ, इतना एंगल बना रहा है जे के साथ, एंड थीटा जो है वो के के साथ बना रहा है जो 0 और 180 डिग्री के बीच में है। तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा। समझ रहे, एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर उसे हमको क्या लेना देना, यूनिट वेक्टर भी हमको एक वेक्टर ही लगता है, समझ गए। तो एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा, एक वेक्टर है जो वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा, एक वेक्टर एंगल जो जेड एक्सिस के साथ बना रहा जिसको बोला है थीटा, और 0 से 180 डिग्री। तो बताओ वो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग एक रिलेशन याद रखे हैं कि cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है 1। और अल्फा का वैल्यू जानते हैं, किसको मानेंगे आई के साथ वाला, हाँ समझ रहे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, वी नो दैट, समझ रहे कितना आसान क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछ रखा है। तो क्या जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। और cos स्क्वायर गामा अल्फा का नाम पर क्या दिया 30 डिग्री दिया ना आई के साथ, तो आई के साथ तो अल्फा बनाते हैं, तो क्या आ जाएगा cos अल्फा π/3 आ जाएगा। सीधा cos स्क्वायर बीटा का नाम पर क्या दिया बेटा π/4, और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा कर लें तो गामा का नाम पर ये थीटा दे रखा है, तो क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ से π/3 पर इसका वैल्यू क्या आता है 1/2, क्योंकि π/3 का मतलब 60 डिग्री 180/3 60 डिग्री पर 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, और इसको cos स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं, इसको बोल देते हैं 1। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 - 1/4 - 1/2 लिख लें, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/2, तो कितना आ गया 4 यहाँ से एलसीएम आ गया, तो क्या हो जाएगा 4 - 1 - 2 आ जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा -1/4 ना, नहीं 1/4 आएगा ना, 1 क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 1/2, समझ गए। तो अब थीटा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, एक आ जाएगा प्लस के साथ जब लेंगे तो 1/2 यानी 60 डिग्री होगा, और एक कितना बन जाएगा, एक 180 किसके साथ बना रहा -1/2, तो -1/2 का मतलब इधर से 60 तो उस तरफ से 120, याद रहेगा ना, निगेटिव से कितना आ गया 120, तो इसका π/, इसको लिख सकते हैं π/3, इसको क्या लिख सकते हैं 2π/3। हाँ देखो ना 100 कभी भी रेडियन में अगर चेंज करना रहता है ना तो 120 को π/180 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, हाँ तो रेडियन में चेंज हो जाएगा, 0 से 0 ये 6 मरतबे और ये 3 मरतबे, नहीं सॉरी ये 3 मरतबे ये 2 मरतबे कर लो ना 6 से, तो 2/3, तो इसमें π/3 तो ऑप्शन नहीं है, तो 2π/3 तो ऑप्शन है, और 0 से 180 डिग्री के बीच में ही है, समझ लिया। एक पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आ जाएगा, तो बताएं नेगेटिव वाला जेईई मेंस का। तो सर आपको यही आज क्लास रहने देते हैं, इस पर एक दो क्वेश्चन और है जो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आप जो आज सीखे हैं बस एक डायरेक्शन कोसाइन सीखे हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल बताता है, आपको इसमें निकालने बता दिए हैं। इसका निगेटिव पूछेगा तब भी बता सकते हैं इतिहास का, इसे जेईई मेंस से क्वेश्चन पूछ सका है, आईआईटी भी एक क्वेश्चन पूछा, अभी तक 2 ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दे रखा है, पता नहीं और कितना बार पूछ रखा है, समझ गए। इंपॉर्टेंट हाँ, इससे कैसे पकड़नी है कि ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल, वाई एक्सिस के साथ इतना एंगल, जेड एक्सिस के साथ एंगल है, तो वो एक डायरेक्शन कोसाइन है। आपका वेक्टर में आपका डायरेक्शन कोसाइन जो क्वेश्चन में यूज पड़ा होगा, आप चाहें तो आज उसको बना सकते हैं। हाँ तो कल हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्शन रेशियो सीखेंगे। अब से जो भी है, आप तो कुछ का क्लास तो पहले से जानते आ रहे थे, जो बोर्ड टाइप का लग रहा था
बट अब मजा आने वाला है, अब जितना भी आगे आने वाला है सब मजा आने वाला है। बहुत मजेदार चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। हाँ बेटा, आपको इतना समझा चुके हैं। प्लानिंग बनाइए, रूटीन बनाइए। उसमें अगर कोई डाउट होता है कि सर कैसे क्या करें, आप हमसे सजेस्ट लेने के लिए मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप समझ गए, बैनर में तो लिखा हुआ था ही 9122 वाला मेरा नंबर है। समझ गए? ठीक है सर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।